हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल राइटिंग ए आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड हाउ टू फिक्स। आरएफपी लिखते समय ऐसी कई मिस्टेक्स हैं, ऐसी कई इग्नोरेंस हैं जो हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी या तो हम अच्छा वेंडर सेलेक्ट नहीं कर पाते, या हमारी आरएफपी उतनी अच्छी हमें प्रपोजल नहीं मिलते, या कहीं ना कहीं जाके हमें प्रोजेक्ट में एंड ऑफ द डे वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिलीवर नहीं हो पाते। तो जब भी आप आरएफपी लिखें उसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। लेट स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन ऑल दीज मिस्टेक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे वेग एंड इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई आरएफपी लिखते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ये कई बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि यार ये तो पता ही होगा उसको, या ये तो कॉमन सी बात है, अंडरस्टैंडेबल बात है, बट ये हर बार सही नहीं होता है। अगर आप वेग और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट अगर आप लेते हैं, जैसे आपने पता ही आपने लिखा ही नहीं कि आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या करवाना है, आपने सिंपल एक एक वेरी ब्रॉड लेवल एक स्टेटमेंट लिख दी है, इट लीड टू कंफ्यूजन अमंग वेंडर्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। कुछ आपने एक स्टेटमेंट डाल दी तो वेंडर्स क्या करेंगे, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई वेंडर कुछ समझेगा, कोई वेंडर कुछ समझेगा, आपस में फिर दोनों का आपका प्रपोजल मैच नहीं करेगा। किसी ने एक सोल्यूशन ऐसा दे दिया जो आपको चाहिए नहीं, एक ने कुछ ऐसा दे दिया जो आपसे कुछ हद तक मैच कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन, वेंडर सबमिट इररिलेवेंट और मिसलीडिंग और मिसअलाइंड प्रपोजल, आपको वो प्रपोजल कभी मिलेगा ही नहीं। इसको अगर हम फिक्स करने की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लियरली जो अपना अगर इसकी बात करता हूँ, क्लियरली हमारा स्कोप ऑफ क्लियर होना चाहिए, जिसे हम एसओडब्ल्यू बोलते हैं। इट शुड बी वेरी क्लियर, हमारा फीचर्स क्या हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट, टाइमलाइंस, ये जो एक्सपेक्टेशंस, टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये सब चीज हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, सो इट काइंड ऑफ एग्जांपल लाइक यू वांट टू माइग्रेट योर नेटवर्क ऑन ए क्लाउड, सो इट शुड बी समथिंग लाइक दैट, इट सपोर्ट 10,000 concurrent यूजर्स और दिस मच ऑफ स्पेस, स्टोरेज, रैम एंड इस तरह का हमें एनवायरनमेंट होना चाहिए, आई एस है, पी एस है। इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर आरएफपी व्हेन यू फ्लोट एन आरएफपी टू द वेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आधी चीज तो आपकी इसी पे ही क्लियर हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉट डिफाइनिंग द बजट रेंज। अगर वेंडर को यही नहीं पता होगा कि आपका बजट क्या है तो आपको क्या सोल्यूशन देगा। सुपोज दैट एक आपने आपने सोल्यूशन मांगा कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी चाहिए होंगे, आपको कुछ हार्डवेयर भी चाहिए होंगे, तो उन सबका कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व होगा उसमें। मैन आवर्स कितने लगाएंगे, अगर आपने कुछ भी कॉस्टिंग ही नहीं की, आपने बजटिंग ही नहीं शेयर की है, तो ये बहुत ओपन एंडेड हो गया। और फिर कुछ आप को कैसे वेंडर कैसे आपको प्रपोज करेगा कि मैं ये आपकी जो प्रोजेक्ट है वो इस बजट में आपका होगा कि नहीं होगा। इससे क्या होता है, आपका बजट जो है वो ओवर बजटिंग हो सकता है, प्रपोजल ओवर बजटिंग हो सकता है, आपको वो क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि मेरा प्रोजेक्ट आखिर मुझे कितना इसमें खर्चा होने वाला है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि वेंडर डोंट नो इफ देयर प्राइसिंग फिट in your expectation or your proposal. Second thing, you receive a unrealistic high cost or low quality bids. सॉल्यूशन इसका यही है कि हमेशा एक बजट रेंज प्रोवाइड करें, एक रेंज प्रोवाइड करें कि इससे इतने बीच में मेरा बजट है। इंश्योर इट अलाइन विद मार्केट स्टैंडर्ड, एक मार्केट में सर्वे करें कि आजकल जो हार्डवेयर आप चाहते हो, जो सोल्यूशन आप चाहते हो, वो मार्केट में क्या रेट है। ऐसा नहीं कि आपने कोई 5 साल पहले वो स्वयं सोल्यूशन आपने अप्लाई किया था, उसी के रेट आज नहीं चलेंगे, हो सकता है रेट बढ़ गए हों, हाई रेट हो गए हों। ऑलवेज सर्वे मार्केट स्टैंडर्ड टू अट्रैक्ट क्वालिटी प्रपोजल्स। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया 2 पॉइंट। उसके बाद आता है लैक ऑफ इवोल्यूशन क्राइटेरिया। हम आप किस बेस पे एक वेंडर को इवोल्यूट करोगे कि ये मेरे लिए फिट है कि नहीं है। अगर आपके पास ये आपने क्लियरली नहीं मेंशन किया है, सो यू विल नो क्लियर मेथड टू कंपेरिजिंग वेंडर कि विच वन इज बेस्ट फॉर यू। इट लीड्स टू बायस और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। इसका सोल्यूशन की बात अगर हम करें, डिफाइन ए स्कोरिंग मेथड। आपको स्कोरिंग मेथड रखना चाहिए, इट्स से 1 to 10 हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, कोई भी क्राइटेरिया वेटेज जो आप यूज कर सकते हो वो क्राइटेरिया वेट कर सकते हो कि टेक्निकल के इतने परसेंट, कोस्ट के इतने परसेंट, एक्सपीरियंस के इतने प्रोजेक्ट, पास्ट एक्सपीरियंस के इतने प्रोजेक्ट, पास्ट प्रोजेक्ट के इतने परसेंट।
सो इन सब चीज़ों के बेस पे आप एक वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ऑलवेज यूज ए सिंपल एवोल्यूशन मैट्रिक्स टू कंपेयर प्रपोजल ऑब्जेक्टिवली। ऐसा नहीं कि बहुत टफ सा आपने कुछ मैथमेटिक लगा दिया उसके अंदर कि आप कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हो। जितना आप आरएफपी के प्रोसेस को सिंपल इजी रखोगे उतना इजी होगा आपको वेंडर सेलेक्ट करना और प्रोजेक्ट को डिलीवर करवाना। अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, ये हमने पहले भी बात की है कि डेडलाइंस आपको पता होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो और कब तक वो हो पाएगा। इट शुड बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट 6 महीने में हो सकता है, आप उसको 3 मंथ नहीं लिख सकते या 4 मंथ नहीं लिख सकते। इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट में आपका जो वेंडर है वो जल्दबाजी करेगा, बीच बीच में क्वालिटी से कंपेरिजन कर जाएगा, हो सकता है शॉर्टकट्स भी यूज करे, और शॉर्टकट्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं एक आईटी या किसी भी प्रोजेक्ट में। सो टाइमलाइन शुड बी वेरी रियलिस्टिक। और कई बार क्या होता है कि वेंडर में डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट, कि भाई इतना मैं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है एक खराब टाइमलाइन की वजह से या वेरी अनरियलिस्टिक टाइमलाइन की वजह से आप एक अच्छा वेंडर आप ड्रॉप कर जाओ, या अच्छे वेंडर आपको मिले ही ना। कोई भी वेंडर आपको कुछ भी कमिटमेंट कर जाए, बाद में डिलीवरी नहीं कर पाएगा। सो सोल्यूशन इज गिव वेंडर एटलीस्ट 2 to 4 weeks to prepare quality proposal और timelines to deliver specific project milestone, लाइक भाई मेरा आरएफपी इतने दिन इस दिन रिलीज होगी, इस दिन आपकी डेडलाइन टू सबमिट है, इस दिन आपका सबमिशन है, ये मेरा फाइनल डिसीजन होगा, इतने टाइम का मेरा प्रोजेक्ट है, इतना मेरा प्रोजेक्ट को डिलीवरेबल का टाइम इतना है, प्रपोजल का डिलीवरी इतना है। वो सब टाइमलाइंस शुड बी क्लियर। इट्स कैन बी वेरी 1 to 2 month, दैट्स फाइन। बट ऐसा नहीं कि आप 1 साल का प्रोजेक्ट 6 महीने लिख दो, या 2 साल के प्रोजेक्ट को 1 साल में करवाओ, वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है इग्नोरिंग वेंडर क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि आपने जो आरएफपी लिखी है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आपने वो क्यूरी लिख दी है या रिक्वायरमेंट शेयर कर ली है, बट जो मार्केट में वेंडर है माइट बी दे मोर अवेयर देन अस, क्योंकि वो डे टू डे वही काम कर रहे हैं। तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं कई बार बहुत जेन्युइन होते हैं, जो हम आरएफपी में नहीं लिखे हमने, या हमने कुछ मिस कर दिया। सो हमेशा वेंडर्स के क्वेश्चन को एंटरटेन करें, उनको रिस्पॉन्ड करें, एक प्री बिड वेरिफिकेशन करें, क्वेश्चनियर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपका वेंडर के बीच में कम्युनिकेशन गैप कर सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन लीड कंफ्यूजन और डिले, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप उसने जो पूछा आपने जवाब ही नहीं दिया, वो अपने मन से कुछ भी दे देगा फिर। एंड जैसे मैंने बोला, वेंडर में मिस इंटरप्रेट your requirement and provide a unrelevant solution to you. Host a questionnaire session, जिसको हम प्री बिड क्यूरी डिस्कशन बोलते हैं, सबमिशन के पहले। शेयर ऑल क्लेरिफिकेशन विद ऑल वेंडर्स टू इंश्योर फेयरनेस। जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका रिस्पॉन्स कीजिए, अगर आप कर सकते हो चेंज कर सकते हो, जो भी है पहले आप उनकी क्यूरी लीजिए, प्री बिड क्वेश्चन लीजिए, उनको रिस्पॉन्स कीजिए, और उसके बाद फाइनल आरएफपी के बेस पे आप उनको रिलीज कीजिए। उसके बाद आता है ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द आरएफपी। देखिए ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेगा, लेकिन कोई हो सकता है आप कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाह रहे हैं, बट वो हो जा रही है, आपकी रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है। बट टू मच जर्गन्स और अननेसेसरी डिटेल्स मेक आरएफपी हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड इट मिसलीड द वेंडर्स। अगर वेंडर को समझ में नहीं आएगा कि आप लिख क्या रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने एक की रिक्वायरमेंट में 4-5 रिक्वायरमेंटें मिक्स कर दी हैं, और वो आपका होगा ही नहीं। हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है जो हो सकता है आपकी कुछ ऐसी है जिसमें आपको 2 से 3 वेंडर अलग अलग लगे, तो एक ही वेंडर को सारी डिलीवरेबल कर ही ना पाए। जैसे आपने बोल दिया क्रिएटिंग ए नॉक एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट एंड सोल्यूशन। जरूरी नहीं है कि जो आपको मैनेज सर्विसेज देता हो, जो आपका आईटी नेटवर्क को ऑपरेट कर सकता हो, वो नॉक भी क्रिएट करता हो। ये नॉक क्रिएट करना हो सकता है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाए। तो इन सबका अलग अलग रखिए सबको, ऐसा नहीं कि एक में सब मिक्स करके आप एक आरएफपी फ्लोट कर रहे हैं। तो इसमें वो आपको वो मतलब इट क्रिएट ए मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सम वेंडर स्कीप द अपॉर्चुनिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। सो ये चीजें हैं, इसका सिंपल आपका एक ही सोल्यूशन है, यूज सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज, कीप इट स्ट्रक्चर्ड, इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए, स्कोप ऑफ वर्क इंट्रोडक्शन आप इनसे उसमें प्रॉपर इंट्रो, एसओडब्ल्यू, टाइमलाइंस, रिक्वायरमेंट, ये सब आप प्रॉपर क्लियरली उसका शेयर कीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉस्टिंग, बजटिंग,
इट शुड बी वेरी क्लियर। और एक काम को, एक वेंडर को टारगेट कीजिए। अगर आपको एक नॉक भी बनवाना है तो उसकी आरएफपी अलग से निकालिए, क्योंकि उसके क्राइटेरिया, उसकी फीचर्स, उसकी मीटिंग क्राइटेरिया, पॉलिसीज सब अलग हो सकती हैं। ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते कि आपने पहले आप उसी वेंडर से आप बोलो कि आप पहले मेरी नॉक तैयार करो, कंस्ट्रक्ट करो, उसके बाद आप राउटर भी खरीद के लगाओ। मट भी वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा आपकी बिडिंग में। सो इट्स ये सब आप सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, तो आपका आरएफपी इजी रहेगा और आपको अच्छे वेंडर आपको मिल जाएंगे। नॉट आस्किंग टू वर्क सैंपल और केस स्टडीज। समटाइम हम अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर देते हैं और हम उनसे बोलते नहीं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, या हम मांगते नहीं है। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि वेंडर ने अच्छा काम किया है, नहीं किया, कितना काम किया है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो नो वे टू वेरीफाई वेंडर कैपेबिलिटीज। अगर है आपका कुछ लिखा ही नहीं है कि कैसे कैपेबिलिटीज वेंडर की जज करोगे या वेरीफाई करोगे, सो इट मे ओवर प्रोमिस बट लैक एक्सपीरियंस। कोई भी वेंडर आपको आएगा, कुछ भी ओवर प्रोमिस कर देगा, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पीपीटी दिखा देगा, बट उनको एक्सपीरियंस ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या होगा। देन वो फिर अपने सब वेंडर ढूंढने लगते हैं। कई बार वेंडर आते हैं और अपने सब वेंडर्स को फिर काम पे लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या होता है। सो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है रिक्वेस्ट केस स्टडीज, प्रीवियस वर्क सैंपल्स, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, उनके प्रोजेक्ट्स सक्सेस स्टोरीज, कितने प्रोजेक्ट आज तक किए, कितने डिलीवर कर पाए, कितना उनका सक्सेस रेट रहा है, टाइमलाइंस, विद इन टाइमलाइंस, बजटिंग कैसी रही है उनकी, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद आता है आपका ओवरलुकिंग लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको दो मतलब 6 6 महीने का प्रोजेक्ट दो, ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि नो प्लान फॉर पोस्ट प्रोजेक्ट सपोर्ट। ठीक है। लीड टू अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑन डाउन टाइम। अगर जैसे कोई आपका प्रोजेक्ट, आपका सपोज दैट का एक आईटी काम करवा रहे हो आप, आपने एक आईटी का आपने एक काम करवाया, उसमें आपने उनको इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑपरेशन कौन करेगा? अगर आपको इसकी क्लियरिटी नहीं है, उनकी मेंटेनेंस कौन करेगा, अगर आपके पास उसका प्लान ही नहीं है, तो वो तो डाउन टाइम हो जाएगा। एप्लीकेशन बनवाना और नोक बनवा देना या कुछ भी माइग्रेट करवा देना इज नॉट द ओनली पर्पज ना। उसके बाद उसको मेंटेन भी करना, उसको यूज भी करना, उसको सपोर्ट भी करना है। सो आपने आपने उसमें ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया है कि इसके बाद जो जो इम्प्लीमेंटेशन टीम है वो किसको हैंड ओवर करेगी, कौन उसको देखेगा, ऑपरेशन कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगी। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि आप उसको एक सेक्शन आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो कि ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कैसे होगा। सपोज दैट वेंडर शुड प्रोवाइड, मतलब जो भी इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, इट शुड बी सम काइंड ऑफ हाइपर केयर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 6 मंथ और 12 मंथ पोस्ट सपोर्ट डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग बग फिक्स, सॉफ्टवेयर पैचेज, P1 P2 क्रिटिकल डाउन टाइम, क्रिटिकल कोई भी इंसिडेंट है उसमें सपोर्ट। तो उस हिसाब से जो वेंडर है आपको कॉस्ट करके, आपको कॉस्ट कंसिडर करके आपको प्रपोजल सबमिट करेगा। तो ये सब चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट बन तो जाएगा, डेवलप भी हो जाएगा, बट उसके बाद मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा। सिलेक्टिंग ए चीपेस्ट वर्क प्रपोजल वेंडर विदाउट क्वालिटी कंसिडरेशन। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो वही कहानी हो जाती है। आप कई बार हम क्या करते हैं, लो कॉस्ट वेंडर को हम जो बहुत सा प्रॉमिस करके जा रहा है आपको, वो आप उसको हम ओके बोल देते हैं, और हम वो भी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है क्वालिटी और क्वालिटी और रिलायबिलिटी पे। इससे इम्पैक्ट क्या होता है, मेरा हायर कॉस्ट होता है बाद में, क्योंकि वो अच्छा काम डिलीवर नहीं करते। कुछ भी आपको लो कॉस्ट चीजें आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और सर्विस आपको दे देंगे, वो कि आपकी ज्यादा मेंटेनेंस में, उससे उससे ज्यादा खर्चा आपका मेंटेनेंस में लग जाएगा। सो इट लीड टू हायर कॉस्ट लेटर ड्यू टू पुअर वर्क और बैड क्वालिटी वर्क। सो हमेशा अच्छे वेंडर सेलेक्ट करें, मतलब चीपेस्ट पे जाना अच्छा है, बट क्वालिटी होनी चाहिए उसके साथ। सो सॉल्यूशन इज ओनली बैलेंस कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी, जब आप एवल्यूएशन मैट्रिक्स में सेट करें। तो ये आपका कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए जिसपे आपको आपकी क्वालिटी भी, जैसे आपने बोला कि आपने एक्सपीरियंस शेयर करो, कितने प्रोजेक्ट आपने किए हैं, सक्सेस रेट क्या है, सक्सेस स्टोरी क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे हैं, वो सब चीज आप उनसे मांग सकते हो। उससे बड़ी चीज आती है नॉट रिव्यूइंग लीगल एंड कंप्लाइंस एस्पेक्ट। देखिए हर चीज का एक कंप्लाइंस होता है, चाहे वो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे एक राउटर खरीद रहे हो, चाहे नॉक बना रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसके कंप्लाइंस लीगल सब आपको मैनेज करने पड़ते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है गाइडलाइंस को। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो एक इट्स लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ आईपी ओनरशिप, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी, बहुत सी चीजें कॉम्प्लिकेशन होते हैं
जो कि बाद में फिर लीगल डिस्प्यूट आपको फेस करने पड़ते हैं। सो बेस्ट ये है, डिफाइन हु ओन्स द फाइनल प्रोडक्ट, कॉस्ट, कोड, लीगली एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, इंश्योर वेंडर कंप्लाई विद डाटा सिक्योरिटी लॉज, या जो भी आपका सिक्योरिटी कंप्लायंस उस आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट हिसाब से मैच करता है, शुड बी वेरी सर्टिफाइड, कंप्लाइंट एंड लाइसेंस्ड हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई भी वेंडर ले लिया, उन्हें आज तक कभी किसी को आपने उसके बाद ना लीगल लाइसेंस है, ना ऑथराइज वेंडर हैं, ना ऑथराइज रिसोर्स हैं, हो सकता है वो ब्लैक लिस्टेड हो। ये आप जरूर चेक करें कि आपका वेंडर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है कहीं पे। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं व्हेन यू राइटिंग ए RFP, व्हेन यू सेलेक्ट ए वेंडर, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो मेरा जो आपको सजेशन है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि टू अवॉइड सच मिस्टेक, प्लान बिफोर राइटिंग, लिस्ट डाउन योर नीड्स, बजट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड वेग टर्म्स, अलाउ वेंडर इंटरेक्शन, उनसे क्वेश्चन सेशन कीजिए, प्री बिड चेक्स कीजिए, उनसे कोऑर्डिनेशन कीजिए, उनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, इवेल्युएट प्रपोजल ऑब्जेक्टिवली, यूज स्कोरिंग सिस्टम फॉर वेंडर सिलेक्शन। ये सब आप करते हैं। सो बाय अवॉइडिंग so doing this and avoiding such common mistakes, your RFP will be attract high quality vendors and ensure a successful project outcome। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने भी कभी ऐसे मिस्टेक्स की हैं या आप भी ऐसा RFP जरूर चेक करें। अगर आप लिख रहे हैं, अगर आपने कुछ ऐसा आपने फेस किया हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने ऐसा क्या फेस किया, आपका क्या उसका आपको सोल्यूशन निकला, या क्या आपने बाद में उसका कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने पड़े। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, और मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन, पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।